मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आम के लिए तरसती रहती थी क्योंकि मैं गरीब थी, और जब मरने के बाद मेरे हिस्से में आम का पेड़ आया तो उस पर भी आम के फल नहीं उगते। तभी चुड़ैल की सहेली माया से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, देख तो सही मेरे पेड़ पर कितने बड़े कच्चे खट्टे मीठे आम उगे हैं। हाय कितने टेस्टी हैं। तू चाहे तो मेरे पेड़ से एक आम ले सकती है। तभी चुड़ैल माया के पेड़ के आमों को देखकर लालसा भरी नजरों से माया से कहती है, अरे बहन, नेकी और पूछ पूछ, अगर तू अपना आम देना ही चाहती है तो फटाफट मेरे पास एक आम फेंक दे। अंदर से आम खाने के लिए तड़प उठ रही है। है रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे तड़प तो तब मिटेगी ना जब तू मुझे आम खाने देगी। तभी एक आम माया के पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे यार, मैं तो तुझे आम देना चाहती थी, लेकिन वो देख आम तो नीचे गिर गया। अब मैं अपने पेड़ से नीचे तो नहीं उतर सकती। अगर तुझे आम खाना है तो जा मेरे पेड़ के नीचे से आम उठा ले। आम की लालसा में चुड़ैल अपनी दोस्त माया के पेड़ के नीचे जाती है और आम उठाकर वही खाने लगती है। तभी बगीचे में एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, हाय रे फूटी किस्मत मेरी, एक तो मेरे पेड़ पर आम नहीं उग रहे, बड़ी मुश्किल से एक आम मेरे हाथ लगा था, अब ये आदमी यहाँ आ गया। तभी चुड़ैल वहाँ से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है। हाय रब्बा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पहले तो आम खाने की वजह से ही मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब मुझे आम के पेड़ पर अपना घर मिला तो उस पेड़ के ऊपर ही आम नहीं उगते। तभी चुड़ैल उस आदमी को एक टोकरी में आम ले जाते हुए देखती है, जिसमें कई सारे कच्चे खट्टे मीठे आम रखे होते हैं। इतने सारे रसीले आम, इन्हें देखकर तो किसी की भी दाल टपक जाए। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये आम खाने हैं। अब क्या करूं, कैसे आम खाऊं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस आदमी के कुछ कच्चे आमों को चुरा लूं, और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है, और हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चुड़ैल उड़कर उस आदमी के पास जाती है और चोरी चुपके से उसके आम उठा उठा कर खाने लगती है। चुड़ैल एक एक करके उस आदमी की टोकरी के सारे आम खा जाती है, जिसके बाद उस आदमी को अपनी टोकरी अचानक से हल्की लगने लगती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लग रही है? अरे ये क्या, इस आदमी को पता चल गया? यहाँ से चल, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे वो आदमी अपनी टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर देखता है, उसके अंदर एक भी आम नहीं होते। तभी उसे अपने सामने एक चुड़ैल हाथ में आम लिए दिखाई देती है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। ओहो, ये क्या हो गया? अब ये आदमी हर किसी को बता देगा कि इस बगीचे में चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस आदमी को मार देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को पकड़कर मार देती है और वहाँ से तुरंत चुड़ैल 9-2-11 हो जाती है। अब कोई मुझे आम खाने से नहीं रोक सकता। अगर आम खाने हैं तो मुझे चोरी तो करनी ही पड़ेगी, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उस दिन के बाद से चुड़ैल रात के समय गांव वालों के पास जाती है और उनके घर के अंदर से कच्चे आमों को चोरी करके खा जाती है। ऐसे ही वो हर रोज करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घरों से आम चोरी हो जाते हैं और एक दिन सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओए हरिया, मैं जानता हूँ तूने ही मेरे आम चुराए हैं, जल्दी से मेरे आम मुझे दे दे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ सीधा तेरे मुंह पर आएगा। अरे भाई काशी, तू ये कैसी बात कर रहा है? भला मैं तेरे आम क्यों चुराऊंगा? ओए, अगर आम तूने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? काशी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे आम चुराए हैं मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा, सातों को हाथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे हाथों से ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ेगा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वहीं दूर खड़ी हुई चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर काशी को देख रही होती है और हंसते हुए खुद से कहती है, काशी के बच्चे बहुत उड़ रहा है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय चुड़ैल इस बार दोबारा से काशी के घर ही जाकर कच्चे आमों की चोरी करने लगती है। हाय मेरे खट्टे मीठे कच्चे आम, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे आम।
हाय चकाचक 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 मेरे आम, हाय चकाचक 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 मेरे आम। चुड़ैल के गाने की वजह से काशी की आंख खुल जाती है और वो चुड़ैल को देखकर कहता है, ओए, तो तू है जो गांव के आम चुरा रही है? ओए चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती लोगों के आम चुराते हुए? अरे ये क्या, तुमने तो मुझे देख लिया, अब तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे। अब तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, लोहे का औजार है, औजार। इससे आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और देख कैसे मजा चखाता हूँ मैं तुझे। काशी चुड़ैल के मुंह पर अपने 2.5 किलो का हाथ मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के कारण काशी के ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन काशी ने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी सभी शक्तियां लॉकेट के सामने हार जाती हैं और काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ता हुआ अपने घर से बाहर घसीटते हुए ले आता है। गाँव वालों, ये देखो, मैंने इस कच्ची आमों की भूखी चुड़ैल को पकड़ लिया है। ये आम की भूखी चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों के घरों में आम की चोरी करती है और उन्हें खा जाती है। इसी की वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। अरे, मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। काशी भैया, संभल कर रहना, नहीं तो पता नहीं ये चुड़ैल तुम्हारा क्या करेगी। जब तक मेरा 2.5 किलो का हाथ मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे रोज आम खाने की भूख लगती थी, इसलिए मैं तुम लोगों के आम चोरी करती थी। मैं एक आम की पेड़ की चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे आम के पेड़ के ऊपर आम नहीं आते। अब भला मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुड़ैल, अपने आम की भूख मिटाने के लिए तूने हमें कितने दिनों से भूखा मार दिया। तेरी वजह से गांव का एक भी आदमी आम का बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अब तू बता, सीधी तरीके से यहाँ जाती है या फिर तेरी आम की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आइंदा कभी भी अपनी आम की भूख मिटाने इस गांव में नहीं आऊंगी। चल चुड़ैल, तुझे तेरी जगह पर छोड़ देता हूँ। काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ के उसे जोर जोर से हवा में घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उसे आम के बगीचे में फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सीधे अपने पेड़ पर आकर रुकती है और उस पेड़ से कभी भी नीचे कदम नहीं रखती। कुछ ही समय बाद चुड़ैल के पेड़ पर आम उगने शुरू हो जाते हैं और वो अब अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगती है। चुड़ैलों की पंचायत। रात के समय चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। इतनी रात के अंधेरे में जंगल के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी के ऊपर एक बहुत ही भयानक चुड़ैलों की रानी बैठी हुई कहती है, आओ मेरे गुलामों, मेरी पंचायत में बैठो, तुम्हारा ही तो इंतजार था। तभी उस भयानक चुड़ैल रानी को देखकर वहां खड़ी सभी चुड़ैलें चुड़ैल रानी के सामने आकर अपना सिर झुकाते हुए कहती है, चुड़ैल रानी की जय हो, चुड़ैल रानी की जय हो, चुड़ैल रानी की जय हो। तभी चुड़ैल रानी एक एक करके सबसे कहती है, काया, मेरी काली चुड़ैल, आज मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। तुम्हें परमल के घर जाना है और उसके घर के सभी सदस्यों को मार कर उन्हें मेरे पास लेकर आना है। माया, तुम मुझे कच्ची उम्र में बच्चों का खून ला कर दोगी, जिसे पीकर मैं और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करूंगी। और छाया, तुम मेरे लिए जवान मर्दों का खून लाना। उनके खून से नहाने के बाद मैं और भी जवान हो जाऊंगी और बदले में मैं तुम्हें एक शक्ति दान करूंगी, जिसे पाकर तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। तभी वो तीनों चुड़ैल अपनी चुड़ैल रानी की बात मानकर उसका काम करने के लिए निकल जाती हैं। ये कहते कहते वो तीनों चुड़ैल गांव में पहुंचती हैं। वो तीनों गांव के जवान मर्द और कच्ची उम्र की बच्चों को और तीसरी चुड़ैल परमल के घर जाकर बहुत ही बुरी तरह आतंक मचाने लगती है और अपनी चुड़ैल रानी के आदेश को पूरा करने लगती है। दरवाजा खोल परमल, देख तेरे दरवाजे पर तेरा काल आया है। जल्दी से दरवाजा खोल परमल, जल्दी से दरवाजा खोल। चुड़ैल की आवाज सुनकर परमल और उसका परिवार बहुत बुरी तरह डर जाते हैं।
हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भला इसे मेरा ही घर मिला था क्या? अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? बच्चों तुम अंदर जाकर छुप जाओ। कौशल्या तुम बच्चों को छुपा दो, वरना चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी काया अपनी शक्तियों से घर के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो परमल से कहती है, कहाँ बचकर जा रहा है परमल? तुझे तो मारना आज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुझे मारकर मुझे मेरी एक और शक्ति प्राप्त हो जाएगी और मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। चल, आज तुझे मेरे लिए बलिदान देना होगा। तभी काया एक एक करके परमल और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मार देती है, जिसके बाद काया उन सब के गलों में रस्सी बांधती है और उन्हें वहां से खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माया और छाया अपनी चुड़ैल रानी के लिए कच्ची उम्र के बच्चे और जवान मर्दों को मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। जितने भी बच्चे हैं इस गांव में, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और सबका खून निकाल लूंगी। माया गांव के घरों में घुस घुस कर छोटे छोटे बच्चों को मारने लगती है और एक प्याले में उनको मारकर उनका खून भर लेती है। वहीं छाया भी जवान मर्दों को मारकर उनका खून एक प्याले में भर लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने प्याले लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों चुड़ैलें चुड़ैलों की पंचायत में पहुंचती हैं, वो पहुंचते ही चुड़ैल रानी वहां से कहती है, जैसा कि आपने कहा था मेरी रानी चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए परमल के पूरे परिवार को मार कर लाई हूँ। मेरी रानी चुड़ैल के लिए मैं कच्ची उम्र के बच्चों का खून निकाल कर लाई हूँ। ये लीजिए रानी जी, इसे पी लीजिए। ये है जवान मर्दों का खून। इसके अंदर हर एक जवान और खूबसूरत मर्द का खून है। जब आप इसे पियोगे तो आपकी जितना शक्तिशाली और जवान कोई नहीं होगा। ये लीजिए रानी चुड़ैल, इसे पी लीजिए। तुम लोग असली गुलाम हो मेरे। मैं तुम तीनों को तुम्हारी एक एक शक्ति देती हूँ। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल अपने मुंह से 3 रोशनी निकालती है, जिसके बाद वो तीनों रोशनी काया, माया और छाया के ऊपर पड़ती है। काया के ऊपर रोशनी पड़ने के बाद काया के काले और सुनहरे पंख निकल आते हैं। माया के ऊपर रोशनी पड़ने पर माया सोने से सुनहरी हो जाती है और जैसे ही छाया के ऊपर रोशनी पड़ती है, उसके अंदर एक छलावा बदलने की शक्ति आ जाती है। अब वो किसी का भी रूप बदल सकती है। वहीं काया अपने काले सुनहरे पंखों से लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार सकती है, लेकिन माया सोने से सुनहरी है और माया सोने के जहरीले तीर अपने मुंह से निकाल सकती है और लोगों को आराम से मार सकती है। इतनी शक्तियां पाकर वे तीनों चुड़ैल रानी से कहती हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल रानी। आज तुमने हमें इतनी शक्तियां देकर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब हम इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को मारने में करेंगे और इस पूरे गांव का सर्वनाश कर देंगे। कोई नहीं बचेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि इस गांव में कोई भी ना बचे। इस पूरी पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे चुड़ैल गुलामों का ही वास होना चाहिए। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल रानी अपनी पंचायत में चुड़ैलों को अपने मतलब के लिए गांव भेज दिया करती और उनसे जबरदस्ती लोगों को मरवाने लगती और उसके बदले में उन्हें एक शक्ति दे दिया करती थी। शक्तियों के लालच में सभी चुड़ैलें चुड़ैल रानी की बात मान लिया करती थीं। अब धीरे धीरे चुड़ैल रानी के पास कई सारी शक्तियों के साथ साथ कई सारी शक्तिशाली चुड़ैलें भी थी, जो चुड़ैल रानी के पूरी तरह वश में थी। इस बार फिर चुड़ैल रानी अपनी पंचायत के अंदर सभी चुड़ैलों को गांव में आतंक मचाने के लिए भेज देती है। जाओ मेरी चुड़ैलों, आज मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, गांव में से एक भी आदमी बचकर नहीं जाना चाहिए। सबको मार डालो, आतंक मचा दो पूरे गांव में। जाओ जाओ, पूरे तुर्राटे काटो। दुनिया में तुम्हें रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। सभी चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं और चारों तरफ अपना आतंक फैलाने लगती हैं। गांव के अंदर लोगों की भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे चुड़ैल। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमें क्यों मार रही है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए छोड़ दे। ये दुनिया तुम इंसानों की नहीं है।
इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ हम चुड़ैलों का हक है। तुम इंसानों का इस धरती पर कोई वजूद नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल लीला को अपने हाथों से उठा लेती है और सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। ऐसे ही सभी चुड़ैल गांव के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती हैं। कोई अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को भून रही होती है तो कोई अपने जहरीले पंखों से वार करके लोगों को मार देती है। तभी वहां चुड़ैल रानी पहुंच जाती है और पूरे गांव में अपना आतंक फैला हुआ देख बहुत खुश होती है। ले भैया, मेरे गुलामों ने तो पूरे गांव में धर्राटे काट रखे हैं। इसे कहते हैं चुड़ैलों के पंचायत का आतंक। जब चुड़ैलों की पंचायत के बाद चुड़ैल आतंक मचाने के लिए निकलती हैं, तो आतंक के साथ साथ इंसानों का नामो निशान तक मिट जाता है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा और मैं पूरे धर्राटे काटूंगी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। इस गांव के एक भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाएंगे। एक गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक पेड़ पर एक बच्चे को रस्सी से बांधकर लटका रही थी और उसे मारकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जो मेरे साथ हुआ अब मैं सबके साथ करूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी उसके पास खड़े हुए दो बच्चे बहुत ही जोरों से रोने लगते हैं और रोते हुए चुड़ैल से कहते हैं, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, ऊपर वाले कितनी भयानक चुड़ैल है। अरे चुड़ैल, हमें छोड़ दे हमें। चुड़ैल, आज के बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगी, किसी को परेशान भी नहीं करूंगी और मम्मी की सारी बातें मानूंगी। लेकिन तू मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? किसी ने मेरे बारे में सोचा? कभी नहीं। ना तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी और इस गांव के हर एक छोटे छोटे बच्चों को मार दूंगी, तब जाकर इस गांव के लोगों को अकल आएगी। ये कहकर चुड़ैल बच्चों को फांसी देकर मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है। ये है चुड़ैल की मौत का तमाशा। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। इस गांव के सभी बच्चों की मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी चुड़ैल वहां से हवा में गायब हो जाती है। ये कहानी महिपालपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां एक सरिता नाम की औरत अपने 2 अनाथ बच्चों के साथ रहा करती थी। सरिता बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और एक दिन उसे मंदिर की सीढ़ियों पर वो दोनों अनाथ बच्चे मिले थे। जिसके बाद से उसने उन दोनों बच्चों को अपना नाम दिया और उनकी देखरेख करना शुरू कर दिया। सरिता अपने अनाथ बच्चों को अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो एक दिन छोटी सी परचून की दुकान चलाया करती थी। वो अपने बच्चों के लिए पैसे भी जोड़ रही थी। एक दिन उसकी सहेली करिश्मा उससे मिलने उसके घर आती है और उससे कहती है, सरिता, तेरा दिल बहुत बड़ा है जो तूने अपने साथ साथ इन 2 अनाथ बच्चों को पाल रही है। क्या बताऊं बहन, उनके मरने के बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनकी परचून की दुकान को संभालना शुरू कर दिया। अब परचून की दुकान चलाते चलाते मैंने कई सारे पैसे जोड़ लिए हैं ताकि मैं अपने अनाथ बच्चों के भविष्य को बना सकूं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो भगवान करे तुम ऐसे ही अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहो। ये कहकर करिश्मा वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता के घर की एक खिड़की से गांव का एक मोहन नाम का लड़का ये सब सुन लेता है। जिसके बाद उसके मन में लालच आ जाता है और वो वहां से सीधा अपने कुछ दोस्तों के पास जाकर उनसे कहता है, अरे दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरे हाथों सोने की मुर्गी लगी है। बोलो, अगर तुम लोग तैयार हो तो प्लान को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। अरे वाह मेरे शेर, तुझे तो खजाना हाथ लगा है, उसके बारे में कुछ बता। मोहन अपने सभी दोस्तों को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद जैसे ही रात होती है वो सभी सरिता के घर पैसे चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओए, जल्दी बता, कहाँ छुपा रखा है पैसा? कौन सा पैसा? किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुला दूंगी। क्या कहा? हमें धमकी दे रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तभी राहुल सरिता के एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मारता है, जिसके बाद सरिता जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे यार, ये ऐसे नहीं बताएगी जब तक इसे मारेंगे नहीं।
वो सभी मिलकर सरिता को मारने लगते हैं, जिसके बाद सरिता के दोनों बच्चे उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सब उन्हें देखते हैं, वो उन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और सरिता को धमकी देने लगते हैं। जल्दी जल्दी बता दे, आखिर तूने कहाँ छुपा रखे हैं पैसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे दोनों बच्चों को मार दूंगा, ये देख, बिल्कुल इस तरह। तभी राहुल अपने हाथ की छुरी से उसके बच्चों के हाथ काटने लगता है। ये सब सरिता से बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सारे पैसे दे देती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी सरिता अपने कमरे की अलमारी से सारा पैसे निकाल कर उन सबको दे देती है, जिसके बाद वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुझे क्या लगा था कि हम तुझे बहुत ही आसानी से छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है, अगर तुझे छोड़ दिया तो तू हमें कभी भी फंसवा सकती है। तभी वो तीनों उसके दोनों बच्चों के गले में रस्सी बांधकर उसके आंगन के पेड़ पर लटका देते हैं और सरिता के पेट में चाकू घोंप देते हैं, जिसके बाद सरिता मर जाती है। लेकिन मरते हुए वो जाने से पहले कहती है, मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। जैसा तुमने मेरे बच्चों के साथ किया, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगी और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तभी सरिता मर जाती है और वे लोग पैसा लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद सरिता एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सरिता गांव जाती है और गांव के हंसते खेलते बच्चों को चोरी छुपे उठा ले जाती है और अपने घर में ले जाकर कैद कर देती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल गांव के एक पेड़ पर उन बच्चों को ले जाकर फांसी देने लगती है। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो सभी बच्चे बहुत ही जोरों से रो रहे थे, लेकिन चुड़ैल को उनमें से एक पर भी रहम नहीं आता और वो उन्हें पेड़ के सहारे फांसी देकर मार देती है। ये सब गांव का एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो मशाल जलाता है और मशाल जलाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। अरे गांव वालों, जल्दी से चलो, चुड़ैल हमारे गांव के बच्चों को एक एक करके फांसी पर चढ़ाती जा रही है। अगर उसे नहीं रोका तो वो हमारे गांव के सभी बच्चों को मार डालेगी। हाँ, जल्दी चलो, उसे रोकना ही होगा। तभी गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम गांव वालों देखो अपने बच्चों की मौत का तमाशा। ये देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। देख चुड़ैल, हमारे बच्चों को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, अब मैं वही सब तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगी। देख, इसमें हमारे बच्चों की क्या गलती है? जो हुआ उन चोरों ने तेरे साथ किया, पर तू हमारे बच्चों को क्यों मार रही है? ये बच्चे मासूम हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, इन्हें छोड़ दे, जाने दे इन्हें। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इन बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगी। मेरे सर पर खून सवार है। तभी वहाँ चुड़ैल के दोनों बच्चों की आत्मा प्रकट होती है, जो चुड़ैल से कहती है, माँ, आप ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, जाने दो इन्हें। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सब बेकसूर है। हाँ माँ, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। तुम इन चोरों की सजा इन मासूम बच्चों को नहीं दे सकती। जो आपके बच्चों के साथ हुआ, आप दूसरों के बच्चों के साथ कैसे कर सकती हो? इन्हें छोड़ दो माँ, इन्हें छोड़ दो। अपने बच्चों की आत्माओं को देखकर चुड़ैल बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है और रोते हुए अपने दोनों बच्चों को गले से लगाते हुए कहती है, सही कहा तुमने, मेरी गलती है। मुझे बेकसूर और मासूम बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिए। बेकार में मैंने कितने बच्चों की जान ले ली, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ साथ यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने अनाथ बच्चों के साथ वहाँ से मुक्त हो जाती है। लिफ्ट में भूत। राहुल अपने बॉस विवेक के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी में अपनी कंपनी की तरफ से आया था, जहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसका बॉस ये हालत देखकर उससे कहता है, क्या हुआ विवेक, आर यू ओके? हाँ सर, ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ओके, परेशान मत हो तुम। ऊपर मेरा रूम है, ये लो चाबी, रूम नंबर 505, 5th फ्लोर पर। क्योंकि पार्टी अभी बहुत लंबी चलेगी, जब तक तुम आराम कर लो, और जब अच्छा महसूस हो तो नीचे आ जाना। थैंक यू बॉस, आप सच में बहुत अच्छे बॉस हो, बहुत केयरिंग। कोई बात नहीं, मस्का मत लगाओ, जाओ रेस्ट करो, और कुछ जरूरी हो तो मुझे कॉल कर लेना।
राहुल अपने बॉस की बात सुनकर लिफ्ट में आ जाता है और 5th फ्लोर का बटन दबा देता है। लिफ्ट चलने लगती है और वो 1st फ्लोर पर आते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और राहुल सोचता है, अरे अचानक से लाइट कैसे बंद होगी लिफ्ट की? ये बोलकर राहुल अंधेरे में ही लिफ्ट के बटन पर हाथ मारता है ताकि लाइट जल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसे किसी के सांस लेने की डरावनी आवाज आती है। ये सुनकर राहुल कहता है, ये कैसी आवाज है? कौन है यहाँ? राहुल के इतना कहने पर ही लिफ्ट की लाइट जल्दी बुझने लगती है। तभी वो अपने सामने शीशे में देखता है कि एक बेहद डरावना भूत इस लिफ्ट में मौजूद है। वो दोबारा से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से लाइट बंद होकर फिर जलती है तो उसके सामने वही भूत होता है, जिसे देखकर वो कांपते हुए कहता है, भूत, अरे बचाओ, अरे राम 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 राम, यहाँ भूत है, अरे कोई तो लिफ्ट खोलो, अरे खोलो। ना, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इस लिफ्ट से बाहर अब बस तेरी लाश ही जाएगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। जो भी इस लिफ्ट में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। राहुल डर के मारे लिफ्ट के सारे बटन को दबा देता है, जिससे लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर के फ्लोर पर भागती है। लिफ्ट 8वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है। राहुल बाहर जाने की कोशिश करता है। इतने में झट से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आ जाती है, जिसका दरवाजा खुलता है। राहुल बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने में वो भूत उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर खींचता है और लिफ्ट फिर बंद हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत तेजी से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। इतने में वो भूत राहुल को बेरहमी के साथ मार डालता है। आखिर मैंने इसे भी मार डाला। इस लिफ्ट में आने वाला हर शख्स को मैं मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 5 घंटे बाद पार्टी खत्म हो जाती है। वहीं विवेक राहुल को फोन लगाता है, लेकिन वो तो फोन उठा नहीं सकता था। उसका फोन लिफ्ट में पड़े पड़े बजता रहता है। लगता है थककर सो गया। मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। विवेक उस लिफ्ट से न जाकर अपने सामने वाली लिफ्ट से जाता है और वो अपने रूम तक पहुंच जाता है और कहता है, अरे ये रूम तो बंद है। इसका मतलब राहुल अभी तक पहुंचा ही नहीं। कहाँ हो सकता है? 5-6 घंटे से फोन भी नहीं उठाया उसने। विवेक उस बिल्डिंग के मैनेजर को राहुल के बारे में बताता है और उसे ढूंढने को कहता है। मैनेजर अपने स्टाफ के साथ उस बिल्डिंग के हर कोने कोने में देखता है, मगर राहुल का नामो निशान कहीं नहीं मिलता। कुछ दिन बीतते हैं। उस बिल्डिंग में आए दिन कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। उस बिल्डिंग में शांता नाम की औरत ने अपनी सहेली को बुलाकर एक किटी पार्टी अरेंज की। उसकी सहेली मीना उससे बात कर रही थी कि वेटर आकर उसकी ड्रेस पर जूस गिरा देता है, जिसके लिए वो कहती है, आर यू मैड? तमीज नहीं है क्या? सॉरी मैडम, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करके मैं तुझे माफ कर दूं? अरे मीना, जाने दे, गलती से हो गया यार। ऐसा कर, ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर तू अपनी ड्रेस साफ कर ले। ठीक है। ये बोलकर वो उस लिफ्ट में चली जाती है जहाँ राहुल की मौत हुई थी। जैसे ही वो लिफ्ट का पहला बटन दबाती है तो लिफ्ट चलने लगती है, फिर चलते चलते रुक जाती है, जहाँ तभी लाइट चली जाती है। अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये लिफ्ट अचानक से क्यों रुक गई? मीना लिफ्ट के बटन फिर से दबा देती है, मगर कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो कहती है, ये क्या हो रहा है? खोलो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। शांता, अरे कोई है बाहर? एक तो यहाँ गर्मी भी लग रही है, ऊपर से सांस भी नहीं ली जा रही। मीना उस लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से खोलने के लिए उस पर हाथ मारती है,
लेकिन अचानक से लाइट आ जाती है। तभी उसके बराबर में वो भूत अपना सर मीना के कंधे पर रख देता है, जिसे मीना शीशे में देख लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भूत भूत भूत, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भूत भूत, कोई दरवाजा खोलो, खोलो प्लीज। मरेगी तो भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे भी। ऐसा कहकर वो भूत मीना का गला पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, लेकिन इतने में भूत उसकी जान ले लेता है। लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर खुलती है। तभी सब लोग उसकी लाश को देखकर शोर मचाते हैं। लोगों का शोर शांता को बुलाता है और अपने दोस्त की मौत देखकर वो गहरे सदमे में चली जाती है। कुछ ही हफ्तों में उस लिफ्ट में आने वाले हर इंसान की इसी तरह मृत्यु होती है। ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उस लिफ्ट में भूत है। कुछ जानकार लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन कुछ लोग चले भी जाते हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। तभी ओम नाम का लड़का उस लिफ्ट में जाता है और फिर उसका दोस्त शिवाय कहता है, ओम, इस लिफ्ट से मत जा, यहाँ खतरा है। ये सब लिफ्ट के बारे में यही कहते हैं, लेकिन आखिर वो मौत हो क्यों रही है, इसके पीछे मैं पता लगा कर ही रहूंगा। और तू मेरे पीछे क्यों आ गया? मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, पता है ना तुझे। तू जहाँ मैं वहाँ। अच्छा ठीक है। ये बोलते ही ओम लिफ्ट के 10वें माले का बटन दबाता है, जिसके बाद लिफ्ट चलते चलते तेज भागती है। लिफ्ट की बटन की सारी लाइटें जलने लगती हैं। तभी घबराकर शिवाय कहता है, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, तू कोई इंतजाम करके आया भूत से पंगा लेने, या यूं ही आ गया? तुम चिंता मत करो, मैं उस भूत को भगाने का ट्रिक जानता हूँ। अचानक से लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है। अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर भूत उनके सामने एकदम से आकर कहता है, बहुत बड़ी गलती करी है तुमने इस लिफ्ट में आकर। अब मैं तुम्हें जिंदा तो जाने नहीं दूंगा यहाँ से। ओम, ओम बचा मुझे, कहा था ना इस लिफ्ट में मत आ, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अब क्या होगा हमारा? मैंने बोला ना, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आखिर तुम लिफ्ट में आने वाले लोगों को क्यों मार देते हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा। बोल क्या करेगा? अब तू और तेरा दोस्त दोनों की मरने की बारी है। ये बोलते ही वो खूंखार भूत जब दोनों का गला पकड़ता है, तभी ओम उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट दिखाता है, जिसे देखकर उस भूत की रूह कांपती है और कहता है, हटाओ ये लॉकेट मेरे सामने से, हटाओ। एक ही शर्त पर हटाऊंगा, जब तू मुझे बता देगा कि तू लिफ्ट वाले लोगों को क्यों मार रहा है। बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं इस लिफ्ट में अपने दोस्त की वजह से मर गया, क्योंकि उसने मुझे डरपोक बोला, जिस वजह से मैं लिफ्ट में अकेले आ गया। लेकिन फिर मैं फंस गया और दम घुटने की वजह से मैं मर गया। तब से मैं इसी लिफ्ट में भटकने लगा, जिसके बाद मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारी मौत एक हादसा थी, इसके लिए तुम किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा बोलते ही ओम भूत को बजरंग बली के लॉकेट से हमेशा हमेशा के लिए भगा देता है, जिसके बाद से उस लिफ्ट में अब कोई हादसा नहीं होता। एसी में कोई है। निवान, उठो उठो निवान। क्या हुआ? आधी रात के समय क्यों शोर मचा रही हो? निवान जल्दी उठो, देखो एसी के अंदर से धुआं निकल रहा है। निवान आंखें मलते हुए झट से उठ खड़ा होता है कि कमरे में फैला हुआ एसी का धुआं एकदम से गायब हो जाता है और आहाना कहती है, इस एसी में कोई है जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन देख नहीं सकती। एसी में कोई कैसे हो सकता है? ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। निवान एसी की घटनाओं को तकनीकी खराबी का नाम देकर सो जाता है। अगली सुबह निवान रेडी होकर अपनी शॉप पर चला जाता है और आहाना घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में बैठकर कहती है, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, एक काम करती हूँ, एसी ऑन कर लेती हूँ। फिर वो एसी ऑन करके आराम से बैठ जाती है। तभी एसी के अंदर से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कहती है,
अहाना, अहाना। आवाज सुनकर अहाना एसी की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कंपकपाती जुबान से कहती है, कौन है एसी के अंदर? अहाना के कहते ही एसी के अंदर से आ रही आवाज एकदम से बंद हो जाती है और एसी के अंदर से निकल रही गर्म भाप से कमरा पूरी तरह से भर जाता है और अहाना कहती है, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से एसी की ठंडी हवा ज्वालामुखी की धधकती लौ में कैसे बदल गई? मेरा पूरा शरीर जलने को हो रहा है। अहाना कंपकपाते हुए हाथों से फोन पर अपने पति निवान का नंबर डायल करके कॉल करके कहती है, हेलो निवान, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इस एसी में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर निवान हड़बड़ी के साथ दौड़ते हुए अपनी शॉप से निकल पड़ता है। उधर अहाना के पास भूतिया एसी के प्रकोप से बचकर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था और अचानक एसी के अंदर से आ रही धधकती हवा बर्फ की तेज गति से पूरे रूम को एकदम ठंडा कर देती है। अहाना का शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है और सर्दी के कारण उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो कांपते हुए कहती है, बचाओ मुझे, एसी में कोई है। अहाना की आंखें बंद होने वाली होती हैं कि अचानक से उसे घर के मेन डोर से किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है, जो कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अहाना ओपन द डोर। निवान सेव मी। निवान, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, बचाओ। कोई भी और रास्ता न सूझने पर निवान कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और अहाना की बुरी अवस्था देखकर चीखते हुए कहता है, ओह नो, अहाना ओपन योर आईज। इसका पूरा शरीर तो एसी की फुल स्पीड की वजह से एकदम ठंडा हो गया है। फिर निवान अहाना को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है और एसी का रिमोट उठाकर एसी को बंद कर देता है। तकरीबन 2 घंटे बाद अहाना को होश आता है तो वो निवान के गले लगकर कहती है, निवान, इस एसी को डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे ये एसी इस घर में किसी कोने में भी नहीं चाहिए। अहाना हुआ क्या है? इस एसी में कोई है, मेरा यकीन करो। कोई नहीं है एसी में, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। जब से ये एसी यहाँ आया है तब से अजीबोगरीब घटना हो रही है। हमें ये एसी यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कल इसके अंदर से आधी रात में धुआं निकलने लगा और आज एसी की रफ्तार धधकती ज्वालामुखी की भट्टी के जैसे हो गई थी और अगले ही पल एसी का तापमान 0 डिग्री जितना ठंडा हो गया था। अगर तुम वक्त रहते आज नहीं आते तो ये भूतिया एसी मेरी जान ले लेता। अहाना, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीजों में खराबी आ जाती है, हो सकता है एसी खराब हो गया हो। इस एसी में कोई है, यकीन मानो, कोई अदृश्य शक्ति जो एसी के द्वारा हड़कंप मचा रही है। अगर सचमुच एसी में कोई है तो आज पता लग जाएगा। मैंने एसी की सर्विसिंग के लिए सर्विस वाले को बुलाया है। रात के 8 बजे 2 युवक उनके घर आकर कहते हैं, सॉरी सर, हमें आने में जरा सी देरी हो गई। ओके, इट्स फाइन, प्लीज चेक दिस एसी। रेहान सीढ़ी की मदद से एसी को अच्छी तरह चेक करके कहता है, इस एसी में कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया आना? आप एक बार और चेक करिए। मैम, वो अच्छे से ही चेक करके कह रहा है, 10 साल का तजुर्बा है, वो जो कहता है वो सही होता है। रिलैक्स यार, एक बार और कर लेता हूँ, कोई नहीं। रेहान जैसे ही एसी को फिर से छूता है उसे एसी से झन्नाटेदार करंट लगता है और एसी के अंदर से एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजती है, रेहान, रेहान। आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चेहरा पसीने से भर जाता है। फिर राज कहता है, क्या हुआ रेहान, तू डरा हुआ क्यों लग रहा है? एसी में कोई है, किसी ने अंदर से मेरा नाम पुकारा। इसके आगे रेहान कुछ कहता कि अचानक एसी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और एक डरावनी हंसी की गूंज कमरे के चारों तरफ फैल जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे। ये कैसी भूतिया एसी है, 2 लोगों को निकलती है। राज अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और अचानक बिजली कट जाती है। फिर एसी अपने आप चलने लगता है। फिर निवान कहता है, ये एसी बिना बिजली के कैसे चल रहा है? तुमने सच कहा था, एसी में कोई है। कौन है इस एसी में जो हमें मारना चाहता है? उसके कहते ही एसी के अंदर से एक खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, पहचाना मुझे? इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकते हो? तुम वापस नहीं आ सकती, हमने तो तुम्हें मार डाला था और मैं लौट आई हूँ और अब तुम मरोगे।
नहीं, ऐसा मत करो अनु। निवान, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अनु की शादी निवान से हुई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल गुजर रही थी। दोनों के बीच काफी बेशुमार प्यार था। एक दिन अनु की छोटी बहन अहाना उसके घर आई और अनु से कहने लगी, निवान, देखो तो जरा दरवाजे पर कौन है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने अहाना होती है, जो कहती है, हेलो जीजू। अरे साली साहिबा, आप आइए आइए। तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तभी अनु कहती है, अहाना, क्या सोचा है शादी का? शादी तो मैं आज ही कर लूं, बस मुझे जीजू जैसा स्मार्ट डैशिंग लड़का चाहिए। क्यों नहीं, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। ये सुनकर अनु गुस्से से तिलमिलाते हुए पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वक्त बीतने के साथ अहाना और निवान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। निवान के एसी की दुकान थी, जहां अक्सर अब वो दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। पर एक दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और अनु बौखलाकर कहती है, शक तो मुझे पहले ही था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। क्यों री अहाना, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन की गृहस्थी उजाड़ते हुए? मेरा तुमसे मन भर गया है अनु, हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं अपनी जिंदगी अहाना के साथ बिताना चाहता हूँ। तुमने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी रंगरलियों के किस्से सबको चीख चीख कर बताऊंगी। तू नहीं मानेगी। आज इस एसी की दुकान में ही तेरा काम तमाम कर देते हैं। दोनों अनु को मौत के घाट उतारकर उसे एसी की दुकान की जमीन में गाड़ देते हैं और अनु चुड़ैल बन जाती है। और जब तुम इस एसी को यहाँ ला रहे थे तो मेरी आत्मा इसमें घुसकर यहाँ बदले की आग में चली आई। अब तुम मरोगे। इसके बाद चुड़ैल एसी के अंदर घुसकर अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर उन्हें अंदर खींचकर खत्म करते हुए अपना बदला पूरा करके हमेशा के लिए एसी से मुक्त हो जाती है।